हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग औद्योगिक संबंध की क्लास करने वाले हैं और ये झारखंड पीजीटी में हम लोगों का इस जो चैप्टर है ये झारखंड पीजीटी का एक टॉपिक है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक की क्लास में अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी तक हम लोगों ने औद्योगिक संबंधों का क्षेत्र पर बात कर ली है। औद्योगिक संबंध पिछली क्लास में हम लोगों ने औद्योगिक संबंध के क्षेत्र पर बात की थी। उसके बाद हम लोगों ने औद्योगिक संबंध के क्षेत्र पर हम लोगों ने बात की थी। उसके बाद हम लोगों ने इनको ध्यान से और अच्छी तरीके से पढ़ा था कि सेवा वर्गीय विभाग क्या होते हैं, श्रम संबंध प्रबंधक विभाग क्या होते हैं, संगठनात्मक एवं विकास विभाग क्या होते हैं और सार्वजनिक संबंधों का विभाग क्या होता है, सुपरवाइजर्स कौन कौन से होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने औद्योगिक संबंधों का महत्व जाना था। औद्योगिक संबंधों के महत्व पर हम लोगों ने चर्चा की थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने औद्योगिक संबंधों के पक्षकार जो होते हैं वो 3 पक्षकार होते हैं। एक होता है श्रमिक, दूसरा होता है प्रबंधक और तीसरा होता है हम लोगों का सरकार। तो हम लोगों ने पहले पर हम लोगों ने अच्छी तरीके से बात कर ली थी। हम लोगों को आज दूसरा जो टॉपिक है मतलब कि इसी में एक पक्षकार, जैसे मान लो 3 पक्षकार होते हैं, उसमें श्रमिक पर हम लोगों ने बात कर ली थी। अब हम लोगों को बताना है प्रबंधक कौन होता है और मैं थोड़ा सा इसमें लिखवाने की भी कोशिश करूंगा आप लोगों को। इनको अपने नोट्स में आप लोग अच्छी तरीके से बनाइए जिससे कि आप लोगों को ये बार बार देखना ना पड़े और आप लोग वहीं से रिवीजन कर सकें, अपने नोट्स से रिवीजन कर सकें। शॉर्ट नोट्स बनाइए जिससे आप लोग अच्छी तरीके से एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से क्रैक कर पाएँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रबंधक की। तो प्रबंधकों को भी औद्योगिक संबंधों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रबंधकों की अगर हम लोग बात करते हैं प्रबंधकों की औद्योगिक संबंधों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एवं अधिकतम उत्पादन के लिए अधिकतम प्रोडक्शन के लिए मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए अधिकतम उत्पादन के लिए उन पर नियंत्रण रखते हैं। उन पर नियंत्रण रखते हैं। तो हम लोगों ने प्रबंधक को जान लिया और तीसरा जो पक्षकार है वो है हम लोगों का सरकार। तो तीसरे पक्षकार की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो है सरकार। अब आप लोग कहते हैं कि ये टॉपिक पूरा हो गया या नहीं, तो ये मत सोचिए कि ये टॉपिक है। देखो, मैं जब कंप्लीट होगा ये जो औद्योगिक संबंध है, ये जो टॉपिक जब कंप्लीट होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये टॉपिक अब कंप्लीट हो गया। तो आप इस प्रकार से कमेंट ना करें कि ये कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो ये आप लोगों के लिए, आप लोग बस पढ़ते रहें, मैं आप लोगों के लिए डिटेल में बना तो रहा हूँ वीडियो, ठीक है। तो आगे हम लोग सरकार की हम लोग इसमें बात करते हैं। तो सरकार ये तीसरा पक्षकार होता है और तीसरे पक्षकार की हम लोग बात करते हैं कि देश के आर्थिक विकास के लिए देश के आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक शांति बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो
अब आप लोग कहेंगे सरकार क्या करती है, तो सरकार जैसे मान लो कि कुछ नियम बनाती है जिससे औद्योगिक शांति बनी रहे। जैसे मान लो कि श्रमिक में और प्रबंधक वर्ग में आपस में मतभेद ना हो, तो सरकार ने मान लो कह दिया कि एक दिन में 8 घंटे मतलब करवाइए और एक दिन हम लोगों को छुट्टी भी दीजिए श्रमिकों को, जिससे वो अपने जो काम हैं उनको भी कर सकें और उनको रेस्ट मिल सके। तो ये सरकार के द्वारा बनाए गए नियम है कि रविवार की छुट्टी होगी या शनिवार की छुट्टी होगी। तो सरकार की भी भूमिका होती है कि औद्योगिक शांति बनाए रखने में। तो इस प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं कि जैसे सरकार श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी, कार्य के घंटे, कार्य की दशाएं, बोनस आदि के संबंध में श्रम कानूनों के द्वारा औद्योगिक संबंधों में महत्वपूर्ण प्रयास करती है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो ये तो हो गए हम लोगों के 3 पक्षकार जो मैंने आप लोगों को, अब मैं ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि ये चीज़ें आपको आती हैं। श्रमिक आपको आता है, प्रबंधक आपको पता है और सरकार आपको पता है। सरकार क्या करती है, प्रबंधक क्या करता है और श्रमिक क्या क्या करते हैं, तो उन सब बातों को आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये जरूर जानिए कि औद्योगिक संबंधों के पक्षकार कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। तो औद्योगिक संबंधों की प्रक्रिया में 3 महत्वपूर्ण पक्षकार होते हैं। तो अगर महत्वपूर्ण पक्षकार पूछे जाते हैं तो तीनों मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि औद्योगिक संबंधों के सिद्धांत। औद्योगिक संबंधों के सिद्धांत क्या क्या होते हैं, तो उन पर हम लोग डिटेल में नहीं करेंगे, उन पर भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे, जिससे आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी को कर सकें। क्योंकि ये इतना कठिन नहीं है, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। देखना आप लोग, बिल्कुल सरल है, क्योंकि एक थ्योरी बेस्ड है। कोई वैसा तो है नहीं सब्जेक्ट जो न्यूमेरिकल हो जो आपको समझ में ना आए। और न्यूमेरिकल में आप लोगों को कॉस्ट अकाउंट है, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग है, उसको भी आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। थ्योरी का है। पीवी रेशियो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है और इनकम टैक्स आप लोगों का चल ही रहा है। तो मैं आप लोगों के लिए जितना हो सकता है उतनी भी क्लासें दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले औद्योगिक संबंधों के सिद्धांत। औद्योगिक संबंधों के सिद्धांत। अब सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, तो उनको हम लोग देखते हैं। औद्योगिक संबंधों के सिद्धांत। औद्योगिक संबंधों के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, तो उस पर हम लोगों को बात करनी है। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि औद्योगिक संबंधों के सिद्धांत श्रमिक वर्ग और नियोक्ता के मध्य मधुर संबंधों की स्थापना करते हैं। तो जो सिद्धांत होते हैं वो क्या करते हैं कि वो दोनों के मध्य, श्रमिक हो चाहे प्रबंधक हो, उनके बीच मधुर संबंध बनाने की एक प्रयास करते हैं या फिर स्थापना करते हैं। तो औद्योगिक संबंध, अगर हम लोग बात करते हैं औद्योगिक संबंध, औद्योगिक संबंध के सिद्धांत, औद्योगिक संबंध के सिद्धांत, औद्योगिक संबंध के सिद्धांत श्रमिक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग तथा नियोक्ता के मध्य, नियोक्ता के मध्य मतलब मालिक के मध्य या मान लो प्रबंधक के मध्य, नियोक्ता के मध्य मधुर संबंधों की स्थापना करते हैं। मधुर संबंधों की स्थापना करते हैं। अगर मान लो कि अगर कोई कहता है कि इनके बीच अगर मान लो मधुर संबंध नहीं बनाए जाते, तो क्या होगा कि उद्योग जो है वो, अगर इनके बीच मतलब कि कोई संबंध नहीं बनाए जाते तो उद्योग जो है अपना विकास नहीं कर सकता अच्छी तरीके से। तो इसलिए इनके बीच में मधुर संबंधों की स्थापना होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो औद्योगिक संबंधों में जो होते हैं, औद्योगिक संबंध के जो प्रमुख सिद्धांत होते हैं, तो वो जो हैं उनको हम लोग देखते हैं। जो प्रमुख सिद्धांत हैं औद्योगिक संबंध के, औद्योगिक संबंध के प्रमुख सिद्धांत, औद्योगिक संबंध के प्रमुख सिद्धांत।
औद्योगिक संबंध के प्रमुख सिद्धांत हम लोगों के कौन से हैं, उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो कौन कौन से सिद्धांत हैं उनको हम लोग पॉइंट दर पॉइंट लिखेंगे। कि सबसे पहले हम लोगों का एक पॉइंट नंबर है कि औद्योगिक जो है श्रम संघ तथा नियोक्ता संघ परस्पर अच्छे संबंध स्थापित करने के इच्छुक हों। श्रम संघ तथा नियोक्ता संघ परस्पर अच्छे संबंध स्थापित करने के इच्छुक होते हों। अगर मान लो कि श्रमिक जो है दोनों, जैसे मान लो कि श्रम संघ है, जब तक श्रम संघ तथा नियोक्ता संघों की इच्छा संगठनों में अथवा देश में अपने संबंध स्थापित करने की नहीं होगी, उस समय तक अच्छे औद्योगिक संबंध स्थापित नहीं हो सकते। मतलब कि जब तक श्रम संघ और नियोक्ता संघ आपस में अगर परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए इच्छुक नहीं होंगे, तो कोई भी उनको इस संबंध में उन्हें इकट्ठा नहीं कर सकता। तो यही बात एक सिद्धांत के रूप में कही जा सकती है। तो एक सिद्धांत ही है एक तरीके से। तो इसमें हम लोग जान सकते हैं कि इसके लिए प्रबंधकों को श्रमिकों की भर्ती, चुनाव करने की विधियां, प्रशिक्षण, मजदूरी, कार्य करने की रसायन, पदोन्नति आदि को बेहतर बनाना चाहिए। मतलब कि अगर श्रम संघ और नियोक्ता संघ परस्पर अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए इच्छुक होते हैं, तो इसके लिए प्रबंधकों को करना चाहिए कि इसके लिए प्रबंधकों को श्रमिकों की भर्ती, प्रशिक्षण, चुनाव करने की विधियां, चुनाव करने की विधियां, मजदूरी आदि को अच्छा बनाना चाहिए। मतलब ये है कि श्रम संघ तथा नियोक्ता संघ परस्पर अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए अगर इच्छुक होते हैं, तो प्रबंधकों को श्रमिकों की भर्ती, प्रशिक्षण, चुनाव करने की विधियां, मजदूरी आदि को अच्छा बनाना चाहिए, जिससे उनके बीच में आपस में संबंध स्थापित हो। श्रमिक वर्ग ये सोचे कि हमारा जो मालिक है वो हमारे बारे में अच्छी सोचता है, अच्छी सोच रखता है, क्योंकि तो इस प्रकार से उनके बीच में आपस में मधुर संबंध स्थापित होंगे। तो इस प्रकार की बात हम लोगों की एक सिद्धांत के रूप में कही जा सकती है। अगर हम लोग दूसरे सिद्धांत की अगर हम लोग बात करते हैं, तो दूसरे सिद्धांत की अगर हम लोग बात करते हैं तो अच्छे औद्योगिक संबंधों के लिए, अगर हम लोग अच्छे औद्योगिक संबंधों के लिए औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना करना आवश्यक है। तो अच्छे औद्योगिक संबंधों के लिए अच्छे औद्योगिक संबंधों के लिए
औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना, औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना स्थापना करना स्थापना करना आवश्यक है। तो अच्छे औद्योगिक संबंधों के लिए औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना करना आवश्यक है। इसके लिए कर्मचारियों को प्रबंध में भागीदार बनाकर उनका सहयोग प्राप्त करना चाहिए। अगर औद्योगिक प्रजातंत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर कोई डिसीजन लेना है हम लोगों को और श्रमिक वर्ग से अगर हम लोग पूछ लेते हैं तो उससे क्या होगा कि उनके बीच में आपस में औद्योगिक प्रजातंत्र की भावना जागृत होगी। तो इस प्रकार के लिए इसके लिए कर्मचारियों को अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके लिए कर्मचारियों को प्रबंध में भागीदार बनाकर सहयोग प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने दो सिद्धांत पर बात की है। और सिद्धांत नहीं, एक तरीके से ये तो आप लोगों को, देखो मैंने बोला था ना, ये चीज़ें आप लोगों को मालूम होंगी और अच्छी तरीके से आप लोग करके जाएंगे, हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि श्रम संघ तथा नियोक्ता संघ में अच्छे संबंध स्थापित हों और अच्छे औद्योगिक संबंधों के लिए औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना भी आवश्यक है। कर्मचारियों को मान्यता देना, तो एक प्रकार से ये भी हम लोगों का एक संबंध हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं कर्मचारियों को मान्यता देना भी औद्योगिक संबंधों के लिए आवश्यक होता है। और अगर हम लोग तीसरे की बात करते हैं तो कर्मचारियों को मान्यता देना भी औद्योगिक संबंधों के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? जैसे मान लो कि कोई कर्मचारी को अगर हम लोग मान्यता देते हैं, मान लो कर्मचारियों को मान्यता देते हैं, तो वो क्या होगा कि जब श्रमिकों को अधिक मान्यता दी जाएगी तो उससे क्या होगा कि उससे वो हड़ताल, तालाबंदी, तोड़फोड़ और कार्यों के प्रति लापरवाही नहीं रखेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि ये काम मेरा है, इसको हमें अच्छी तरीके से करना है। क्योंकि कर्मचारियों को हम क्या देते हैं? मान्यता देते हैं। तो इससे क्या होगा कि उनके बीच में औद्योगिक संबंध स्थापित होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बात की। और भी संबंध है लेकिन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे, तो इसलिए मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बताने की पूरी कोशिश की है। श्रम संघ तथा नियोक्ता संघ परस्पर अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए इच्छुक होते हैं। अच्छे औद्योगिक संबंधों के लिए औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना करना चाहिए। कर्मचारियों को मान्यता देना भी औद्योगिक संबंधों के लिए आवश्यक होता है। एक मिनट, यहाँ पे आवश्यक होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं आवश्यक होता है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इतना पढ़ने के बाद अब हम लोग देख लेते हैं। तो अब ये हम लोगों का ये समझिए कि बस हम लोगों को इसमें से थोड़ा सा सही और पढ़ना है। उसके बाद अब हम लोग ये चैप्टर हम लोगों का फिनिश होने वाला है और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर अगली बात करने वाले हैं। तो अब हम लोग लास्ट, और इसमें जो है लास्ट हम लोगों का टॉपिक है कि औद्योगिक संबंधों को प्रभावित करने वाले घटक। तो औद्योगिक संबंधों को प्रभावित करने वाले घटक पर हम लोग बात करने वाले। औद्योगिक संबंधों को औद्योगिक संबंधों को प्रभावित करने वाले घटक।
तो वो कौन कौन सी जो फैक्टर्स होते हैं, तो जो फैक्टर होते हैं वो अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन को। तो अगर हम लोग इनकी बात करते हैं तो इनको मैं आप लोगों को पॉइंट से समझा दूंगा, इससे आप लोगों का समय बचेगा, क्योंकि पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, अगर हम लोग ए नंबर की बात करते हैं तो आर्थिक घटक की बात करते हैं, तो आर्थिक घटक में हम लोगों का आर्थिक घटक जिसे हम लोग इकोनॉमिक फैक्टर बोलते हैं, आर्थिक घटकों में शामिल है। आर्थिक घटकों में अगर हम लोग बात करते हैं तो एक औद्योगिक संबंध में प्रभावित करने वाले घटकों में सबसे पहले हम लोगों ने बात की है, आर्थिक घटक भी हम लोगों का औद्योगिक संबंधों को प्रभावित करता है। तो आर्थिक घटक में हम लोगों को कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखते हैं हम लोग, जैसे आर्थिक घटकों में हम लोग शामिल है आर्थिक संगठन, सामाजिक, साम्यवादी और पूंजीवादी, व्यवसाय का स्वामित्व, व्यक्तिगत कंपनी या घरेलू कंपनी, सरकार, सहकारी, स्वामित्व, श्रम संघ की प्रकृति तथा संगठन। तो इस प्रकार से जो आर्थिक घटक होते हैं तो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स बोले जाते हैं। तो इसमें हम लोग अगर हम लोग बात करते हैं तो आर्थिक चक्र, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग क्या क्या रखते हैं, तो आर्थिक चक्र को रखते हैं, आर्थिक चक्र की बात करते हैं हम लोग, आर्थिक संगठन, आर्थिक संगठन, आर्थिक संगठन की बात हम लोग इसमें करते हैं। व्यवसाय का स्वामित्व की बात करते हैं, व्यवसाय का स्वामित्व कैसा है, व्यवसाय का स्वामित्व की बात हम लोग इसमें करते हैं। आर्थिक घटक में हम लोग क्या क्या करते हैं, तो व्यवसाय के स्वामित्व की बात करते हैं। व्यवसाय एकाकी व्यवसाय है, कंपनी है या फिर साझेदारी है, तो इसमें हम लोग बात करते हैं। सरकार भी हम लोगों का आर्थिक घटक में आती है, सरकार गवर्नमेंट। सहकारी स्वामित्व की बात हम लोग करते हैं। श्रम शक्ति की प्रकृति भी हम लोगों की आती है, श्रम शक्ति की प्रकृति की भी हम लोगों की आर्थिक घटक में आती है। अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे घटक की बात करते हैं हम लोग, तो दूसरा घटक है हम लोगों का सामाजिक घटक। सामाजिक घटक को इंग्लिश में बोलते हैं सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टरों में हम लोग सामाजिक ग्रुप जैसे जाति या संयुक्त परिवार, समुदाय, सामाजिक मूल्य, तो इनको हम लोग इसमें शामिल करते हैं। तो सामाजिक ग्रुप अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो सामाजिक ग्रुप, समुदाय, सामाजिक मूल्य, तौर तरीके, सामाजिक मूल्य और तौर तरीके, रीति रिवाज। तो तौर तरीके, रीति रिवाज ये भी हम लोगों के सामाजिक घटक में आते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो औद्योगिक संबंधों को प्रभावित करने वाले घटक की हम लोग बात कर रहे हैं, और हम लोगों का संस्थागत घटक भी हम लोगों के इस प्रकार से आते हैं। संस्थागत घटक, तो संस्थागत घटक भी हम लोगों के आते हैं। तो संस्थागत घटक में हम लोग बात करते हैं तो संस्थागत घटकों में ऐसी मदों को समावेश किया जाता है जैसे राजकोषीय नीति, राजकीय नीति, प्रबंध नीति, सामूहिक सौदेबाजी, सामूहिक सौदेकारी समझौते, सामूहिक सौदेकारी समझौते, सामूहिक सौदेकारी समझौते। यूनियन
यूनियन, फेडरेशन आदि। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो आर्थिक घटक में हम लोगों का आर्थिक चक्र, आर्थिक संगठन, मतलब इकोनॉमिक फैक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो पैसे संबंधी बात करेंगे। सामाजिक में हम लोग समाज संबंधी बात करेंगे, जैसे समुदाय है, रीति रिवाज है, तौर तरीके हैं, हम लोगों के सामाजिक मूल्य है। संस्थागत घटक में हम लोग संस्था की बात करेंगे, जैसे राजकोषीय नीति है, प्रबंध नीति है, सामूहिक सौदेकारी समझौते हैं, यूनियन हैं हम लोगों की, फेडरेशंस हैं। तो इस प्रकार के हम लोग इसमें बात करते हैं। प्रौद्योगिकी घटक में हम लोग विधियों की बात करते हैं। प्रौद्योगिकी मतलब हम लोगों का टेक्नोलॉजी फैक्टर जो होते हैं वो भी हम लोगों के औद्योगिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। तो ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि ये जो है चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आती हैं, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों ने पहले से ही पढ़ रखी हैं। तो प्रौद्योगिक घटक की हम लोग बात करते हैं। और हम लोग किसमें बात करते हैं? मनोवैज्ञानिक घटक, राजनीतिक घटक, मनोवैज्ञानिक घटक जैसे मालिकों का रुझान, श्रम शक्ति का नजरिया, कार्य के प्रति श्रमिकों का रुख। तो मनोवैज्ञानिक घटक है, कोई श्रमिक किसी प्रकार से करता है, कोई श्रमिक किसी प्रकार से करता है। किसी को दिन में काम करना अच्छा पसंद है, किसी को रात में काम करना अच्छा पसंद रखता है। तो इस प्रकार से ये मनोवैज्ञानिक घटक में आते हैं। मनोबल, रुचि, तो इस प्रकार से हम लोग मनोवैज्ञानिक घटक की बात करते हैं। प्रौद्योगिक घटक में अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रौद्योगिक घटक में शोध एवं विकास गतिविधियां, उभरती प्रवृत्तियों से आत्मसात करने की योग्यता, तो प्रौद्योगिक परिवर्तन की दर, तो इस प्रकार से हम लोग इसमें बात करते हैं। तो इनको भी हम लोग लिख लेते हैं। जब हम लोगों ने सभी को लिखा है तो हम लोग इनको भी साथ में लिख लेते हैं, जिससे आप लोगों को कोई भी चीज़ छूटे नहीं। मनोवैज्ञानिक घटक में अगर हम लोग प्रौद्योगिक घटक में बात करते हैं तो कार्य विधियों की बात करते हैं हम लोग। कार्य विधियों की बात हम लोग इसमें करते हैं। कार्य विधियों की बात करते हैं। प्रौद्योगिकी के प्रकार की बात करते हैं हम लोग। प्रौद्योगिकी के प्रकार की हम लोग इसमें बात करते हैं। तो इन सभी में याद रखिए कि और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आदि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो और भी चीज़ें इसमें होती हैं। तो प्रौद्योगिकी के प्रकार की बात हम लोग इसमें करते हैं। शोध एवं विकास गतिविधियों की बात करते हैं। शोध एवं विकास गतिविधियों की बात करते हैं। विकास गतिविधियों की बात करते हैं आदि। और भी होती हैं, लेकिन आप लोग अच्छी तरीके से कर लाएंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया है। मनोवैज्ञानिक घटक में अगर हम लोग बात करते हैं तो मनोवैज्ञानिक घटक में भी हम लोग लिख लेते हैं, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मनोवैज्ञानिक घटक की बात हम लोग करते हैं तो मनोवैज्ञानिक घटक में मालिकों का रुझान की बात करते हैं हम लोग। मालिकों का रुझान, कार्य के प्रति रुचि, कार्य के प्रति रुचि, अभिप्रेरणा, मनोबल, मोटिवेशन, मनोबल, ये कौन से हैं? तो ये मनोवैज्ञानिक घटक हैं। राजनीतिक घटक भी होते हैं। तो राजनीतिक घटक में हम लोग राजनीतिक संस्थान, सरकार की प्रणाली, राजनीतिक दर्शन, सरकार के रुझान आदि, इनमें हम लोग इनकी बात करते हैं। तो बहुत से घटक होते हैं हम लोगों के, लेकिन मैंने आप लोगों को ये बता दी हैं अच्छी तरीके से कि आप लोग समझ गए होंगे कि औद्योगिक संबंधों को प्रभावित करने वाले घटक में अगर पूछा जाता है तो आर्थिक घटक, सामाजिक घटक, संस्थागत घटक और प्रौद्योगिक घटक, मनोवैज्ञानिक घटक, राजनीतिक घटक। तो इस प्रकार से घटकों पर हम लोगों को सार्वभौमिक घटक, जो मतलब सभी जो है सार्वभौमिक घटक जो होते हैं, जो सार्वभौमिक घटकों में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सार्वभौमिक टकराव, वर्चस्वकारी, आर्थिक, राजनीतिक विचारधाराएं आदि पर हम लोग बात इसमें करते हैं।
तो औद्योगिक संबंधों को प्रभावित करने वाले घटक मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को बता दिए हैं। तो मैंने आप लोगों को अभी तक अगर हम लोग बात करते हैं पिछली क्लास की अगर हम लोग बात करते हैं, अभी तक हम लोगों ने जब से स्टार्ट किया है 2 क्लासें मैंने करवाई हुई हैं, ये हम लोगों की तीसरी क्लास है। तो हम लोगों ने किस पर बात की है, तो औद्योगिक संबंधों के अर्थ पर बात की है, उसके बाद हम लोगों ने उद्देश्यों पर बात की थी, उसके बाद हम लोगों ने औद्योगिक संबंधों के लक्षण पर बात की थी। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया हुआ था औद्योगिक संबंध के क्षेत्र की बात की थी, औद्योगिक संबंध के क्षेत्र पर की बात की थी, उसके बाद हम लोगों ने औद्योगिक संबंध के महत्व की बात की थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने औद्योगिक संबंध के पक्षकार आप लोगों को 3 बताए हैं, श्रमिक, प्रबंधक और सरकार। फिर उसके बाद हम लोगों ने औद्योगिक संबंधों के सिद्धांत पर बात की है। तो उसके बाद हम लोगों ने औद्योगिक संबंधों को प्रभावित करने वाले घटक पर हम लोगों ने अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की है कि ये ऐसे घटक होते हैं, इनको अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ भी गए होंगे, क्योंकि ये घटक हमेशा आते रहते हैं। व्यवसाय पढ़ो चाहे कोई चीज़ को पढ़ो, क्योंकि ये घटक अक्सर करके व्यवसाय पर्यावरण में आप लोगों ने पढ़ाए होंगे ये सब चीज़ें। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को आज की क्लास में मैंने आप लोगों को औद्योगिक संबंधों के बारे में सारी बातें आप लोगों को पूरी की पूरी बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों को मिलने वाले हैं, लेकिन औद्योगिक संबंध जब तक पूरा नहीं होता तब तक मैं आप लोग ये मत पूछिए कि ये कंप्लीट हो गया या नहीं। जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं बता दूंगा कि औद्योगिक संबंध अब कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को जल्द से जल्द अब अंकेक्षण की भी क्लासें मिलनी शुरू हो रही हैं। मैं आप लोगों के लिए अंकेक्षण की क्लास भी जल्द से जल्द लेकर आऊँगा, लेकिन अंकेक्षण की क्लास आप लोगों को MCQ टाइप में रहने वाली है। MCQ टाइप में बहुत डिटेल में हम लोग करने वाले हैं अंकेक्षण की क्लास को। जैसे इनकम टैक्स आप लोगों को पढ़ रहे हैं ना, ठीक उसी प्रकार से हम लोग अंकेक्षण को भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन MCQ टाइप में पढ़ने वाले हैं। बहुत जल्दी आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।